सच कहना यदि बगावत है तो कनबो दंडी आएगी। चाहे मेरी गिरफ्तारी हो चाहे जो भी हो, है अब अन्याय होगा। कि आंदोलन गिरदार से निकला। आजादियां वो लोगों की न हो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए। प्रधानमंत्री नेहरू के बाद यही हो, जब जनता पार्टी की सरकार बन गई तो तब तक वो राष्ट्रपति भी बोल सकते थे। हम प्रेजेंट की बात ना करके अगर पास्ट की बात की हम सुधरेंगे जल सुधरे। जीपी के रोल को इतना कम क्यों किया गया? जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं EWF दी वे फॉरवर्ड, जहां अवेयरनेस की शुरुआत होती है। हम वैसे चेहरों को सामने लेके आ रहे हैं जो पहचान के मोहताज नहीं है, बट उनका जो संकल्प था समाज को बदलने का, वो कहीं ना कहीं हमें एक बढ़ावा देता है। वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज को, हमारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है और वो अब तक अननोन है, जिसे हर समाज के हर एक इंसान को पढ़ना, सुनना और समझना चाहिए। और हम एक मकसद से आगे आए थे कि हमें समाज में बदलाव लाना है, और वो बदलाव तब आएगा जब हम खुद को बदलेंगे। और इस बदलाव की कड़ी में मेरे सबसे पहले गेस्ट हैं श्री अजय कुमार श्रीवास्तव जी। अजय कुमार श्रीवास्तव जी ने अपना जो जीवन था वो पूरी तरह से समाज सेवा के ऊपर डेडिकेट कर दिया। बचपन से ही इनके ऊपर अपने छोटे भाई बहनों और परिवार की जिम्मेदारियां थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने अंदर के पनप रहे एक लीडर को कभी पीछे नहीं त्यागा। उल्टा उनके मन में जो सामाजिक विचार थे, जो समाज के प्रति जो उनकी सजगता थी, उसके प्रति हमेशा सशक्त रहे। उन्होंने खादी ग्रामोद्योग उद्योग समिति को एक नए लेवल पे ले जाने पे इनका काफी अच्छा योगदान है। इन्होंने अपना जीवन का एक आधा उम्र इसके ऊपर लगा दिया तथा इस संस्थान को सजग बनाने में, सुचारू रूप से फंक्शनिंग करवाने में अपना पूरा योगदान दिया। अजय कुमार श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में, जैसा मैंने हमारी पहले बातचीत हुई थी उसमें आपने बताया था कि आपके जीवन में सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है वो जेपी का है, जयप्रकाश नारायण जी का। इसके पूरे जीवनी को अगर आपको छोटे संक्षिप्त में बताना हो उनके जीवनी को। अभी आपने सवाल किया कि जेपी जी ने नेतृत्व किया और ये दो क्रांति, दो लड़ाई में उन्होंने भाग लिया। एक तो स्वतंत्रता की लड़ाई जो लड़ी जा गई थी, उसमें उनकी सक्रिय भूमिका थी, और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई जिसको कहते हैं 1974 में लड़ी गई थी, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया। ये दो दो लड़ाइयाँ लड़ी और सब में सफल हुई। तो चूंकि उनका जीवन ही ऐसा त्याग के बुनियाद पर खड़ा था, जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय जिनकी शादी हुई प्रभावती जी से, प्रभावती जी बरकिशोर बाबू उस समय के बहुत बड़े लैयत थे, उनके ये दामाद थे, और वो भी बड़े क्रांतिकारी थी जिन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था मोतिहारी के चंपारण में सत्याग्रह के क्रम में, जो समय आमंत्रित किया था, वैसे लोगों में से एक थे। और उन्हीं की पुत्री थी प्रभावती जी से शादी हुई। शादी के तुरंत बाद ये अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए थे और मार्क्स का जबरदस्त प्रभाव इनके ऊपर पड़ा, और बड़ी जो भी पढ़ाई में जो खर्च था वो अपने कुछ दिन में काम भी करते थे, रात्रि में भी, जैसे कि होटल में बेरा का भी इन्होंने काम किया। अगर बहुत बड़े परिवार के अगर होते तो शायद ये परिस्थिति नहीं आती जो होटल में बेरा काम करना। ये फल के ग्रेडेशन का, जो फल के जो बड़े बड़े बाग बगीचों के जो मालिक थे, उनके यहाँ ग्रेडेशन का काम करते, तो फल का सुन तू करके किसी रेट का कौन सा फल है, इस तरह से भी काम किया और अपने पढ़ाई को जारी रख। तो उस समय जब आए, मार्क्स का जबरदस्त प्रभाव इनके ऊपर था, और सोशल वेरिएशन नाम का एक थीसिस भी उन्होंने लिखी। लेकिन जब भारत के धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि जो मार्क्सवादी लोग थे उनका आचरण कोई दूसरे तरह का भिन्न नजर आया जो इनकी कल्पना थी। उसके बाद मार्क्सवाद से इन्होंने गांधीवाद की तरफ अपना रुख अपना लिया, और एक ऐसा त्याग के प्रतिमूर्ति हम इनको इसलिए मानते हैं कि जिस समय एक लंबी अवधि के बाद, शादी के तुरंत बाद,
ये अमेरिका पढ़ने गए और वहाँ उन्होंने विभिन्न तरह के काम को करते, जैसे मैंने बताया, करते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इनकी शादी हो चुकी थी। यह व्यक्ति जब वहां से पानी के जहाज, उस समय में पानी के जहाज से आते थे लोग, जाने जाने का क्रम यही था, तो एक अच्छा खासा समय भी लगता था उससे आने में। जब आने के बारे में इन्होंने किया, निर्णय लिया गया था, तो अचानक अब ये सोचते थे कि मैं जा रहा हूँ, मेरी जुआ पत्नी है और मैं जाऊंगा, मिलूंगा बहुत दिन के बाद। ऐसा सबके सबका अरमान होता है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में बंधे थे, यह सोच करके उनके मन में कई अरमान को लिए हुए ये आए। और उस समय प्रभावती जी गांधी जी के आश्रम में रहते। पता चला कि वो आश्रम में है, तो उसके एक दिन पहले बापू के सामने, महात्मा गांधी के सामने कहा कि बापू मैं आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगी। बापू ने कहा कि तुम्हारे जीवन पर एक अधिकार नहीं है, तुम दाम्पत्य जीवन से बंधी हो। जयप्रकाश आ रहा है, उसका कंसेंट ले लो, उसकी राय को ले लो। अगर वो चाहेगा तभी धर्म का पालन कर सकते हो, का तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं बापू, मैं तो निर्णय ले लिया। आप सोचिए कि जितना इन्होंने कई अरमान को बटोरे हुए चल रहे थे, अमेरिका से यात्रा इन्होंने की भारत की भूमि पर, और उस समय आने के बाद अचानक एक बैग इनको सुनने को मिला कि प्रभावती ने आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म पालन करने का निर्णय ले लिया। उस समय कितना बड़ा घर घात इनके ऊपर पहुंचा होगा, ये कल्पना से परे है। एक जुआ जयप्रकाश के मन में क्या हो बीता होगा, वो कोई भी व्यक्ति जो दाम्पत्य जीवन से बंधा है वो सोच सकता है। और जब इतनी बड़ी बात जब सुनने को इनको मिली, तो झट से उन्होंने निर्णय ले लिया कि प्रभावती, मैं तुम्हारे ये ब्रह्मचर्य धर्म के साथ हूं। जो तुमने निर्णय लिया है, मैं तुम्हारे निर्णय के साथ। आप सोच सकते हैं कि जुआ के अंदर इस तरह की भावना जगती, और जिसने निर्णय ले लिया साथ चलने का। उस समय उनके जो मित्र थे, सूरज बाबू, बसवान बाबू, ये और भी कई लोग थे। इन लोगों ने कभी कभी, हम लोग समाजवाद पर कला के लोग ले रहे थे, तो बैठने का निर्णय, बैठने का हम समाज प्राप्त आता। कहते कहते लोग आंख से आंसू चली जाती, निकल आता। तो इतना बड़ा त्यागी पुरुष जो आदमी चाहता, तो प्रधानमंत्री नेहरू के बाद यही होते। जैसा कि एक चिट्ठी उनका जो नेहरू जी ने लिखा था दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में, जयप्रकाश जी, उस समय जयप्रकाश जी ने राजनीति से अलग थलग हो करके, पहले समाजवाद में, वो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने निर्णय ले लिया एक अलग जाने का। और विनोबा जी का एक चल रहा था भूदान ग्राम दान आंदोलन, और अधिवेशन हुआ था 54 में यहाँ बोधगया में। उसी में जेपी जी ने आकर तमरका कर दिया कि हम आपके विनोबा जी के साथ जीवन दान कर दिया। तो इस तरह से उनका जीवन चला। फिर सर्वोदय में लगातार रहे, मैसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित हुए, लेकिन कभी राजनीति में उनका कोई भी कदम या कोई भी पहल जो भी होता था समाज के सामाजिक कार्यों में रहता था, और भूदान ग्राम दान में लगे हुए। एक ग्राम्य मंडल उनकी संस्था की स्थापना भी है, जिससे वो जो है उन गरीब लोगों के बीच, जरूरतमंद लोगों के बीच में सेवा का काम होता था। उसके माध्यम से कुछ आश्रम वगैरह था, बहुत सारी प्रवृत्तियां उसे चलती थी जो समाजोपयोगी था। लेकिन जब 74 का आंदोलन विद्यार्थियों ने छेड़ा विभिन्न मांगों को लेकर के, और 18 मार्च को आंदोलन चला, 18 मार्च से शुरू हुआ, तो जहाँ तहाँ फिर जो गोली चैन हुआ, कई लोग आहत हुए। उसके बाद 19 मार्च को पूरे बिहार में विद्यार्थियों ने आंदोलन छेड़ दिया, और नतीजा ये हुआ कि लोग जो है धर पकड़ शुरू जब हुआ, और उसका कोई सही ढंग से, विद्यार्थियों का जमात है
जब तक उसका नेतृत्व करने वाला उस श्रृंखल स्वभाव होता है, बांदरी सेना जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस समय दिशा विहीन होने लगे लोग। कोई कौन आगे, ये आंदोलन स्थिर हो जाता है। कुछ दिन बंद कर दिए जाते लोग और उसके बाद जो स्थिर होता है। लेकिन कुछ जो लीडर्स थे उस समय के एस्पिरेंट लीडर्स, वो गए जेपी के पास, उन्होंने आग्रह किया कि हम दिशा विहीन हो रहे हैं, हमारा नेतृत्व प्रदान कीजिए। जेपी ने आह्वान कर दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया कि इतना 21 मार्च तक अगर विद्यार्थियों की मांग को अगर नहीं मानती है सरकार, तो आंदोलन का नेतृत्व मैं स्वयं अपने हाथों में लूंगा। ऐसा उन्होंने जब कहा तो सरकार को भी सोचने के लिए विवश हो जाना पड़ा। उस समय अब्दुल गफूर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और देश के सत्ता पर इंदिरा गांधी जी का कायम था। तो उस तरह से उन्होंने किया और उन्होंने नारा दिया, देखो विद्यार्थियों को भी समझाया कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं था। ये पूर्णतः हिंसक क्रांति थी। पुलिस हमारी भाई है, उससे नहीं लड़ाई है। और एक था कि सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। वाह! इस तरह से उन्होंने सबको समझा दिया कि अगर इस तरह के सिद्धांत पर चलोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मार्गदर्शन की जिम्मेदारी दिया है तो जो हम कहेंगे वही होना चाहिए। और नतीजा हुआ कि 5 जून को जो गांधी मैदान में जो महती भीड़, इतनी बड़ी भीड़, ऐतिहासिक भीड़ जिसको कह सकते हैं, आज तक किसी राजनेता ने उतनी भीड़ अब तक नहीं किया, जबकि जनसंख्या काफी बड़ी है। उस समय हम लोग देखते थे कि उस जमाने में स्टीमर से हम लोग छपरा से आए हुए थे, स्टीमर करती थी और उसमें काफी भीड़ रहती थी। और यहाँ आने के बाद पटना में जो देखा, मैंने ऑपरेशन के नाम पर तो सब अधिकारी भर उस सहयोग के लिए कि आप कहाँ से जत्था आए हैं, तो हम लोग फलाने जगह से आए हैं। तो एक काम की आपको दिक्कत होगी, रहने सहने खाने पीने हैं, सारी व्यवस्था हमारे के लिए। वो अधिकारी वर्ग थे, वो बिहार सरकार, लेकिन विद्यार्थियों के समर्थन में उनका भी नए मोरल सपोर्ट था। एक जत्था ने हमको वो अपने जगह ले गया, हम लोग का पता था भी थे, अपने जगह तय आए वो थे, लेकर गए बैठाने उठाने खिलाने पिलाने और जो होता है नाश्ता पानी सारा व्यवस्था हम लोग अपने यहाँ करवाए। ये इस तरह से लोगों का सहयोग है। ये आंदोलन मात्र विद्यार्थी आंदोलन नहीं था, ये जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो इस तरह से जेपी ये दोनों आंदोलन के प्रणेता रहे और आज़ादी की लड़ाई में जो उन्होंने रोल अदा किया है, हजारीबाग से भीड़ से भागना, उस समय भी जब दिशा विहीन जब हो रहा था 42 के मूवमेंट में, सारे नेता बंद कर दिए गए थे। इनके मन में छटपटाहट कि उस समय ये बड़े बंद थे हजारीबाग के सेंट्रल जेल में जी। उस समय कैसे कैसे निर्णय लिया कि अब हमको जब तक निकलेंगे नहीं हम लोग बाहर, तब तक फिर ये आंदोलन यही तक सीमित हो जाएगा, क्योंकि सारे नेता बंद हो गए हैं, गांधी जी भी बंद हो गए हैं। तो उस परिस्थिति में इन्होंने हजारीबाग जेल की चहरदीवारी लांग करके और जैसे जंगल में ही जहाँ हिंसक पशु रहते हैं, काफी यत्नाएं, काफी मुसीबत इन्होंने झेला और नेपाल में इनमें गिरफ्तारी इनकी। तो इस तरह से दोनों लड़ाई में जो इन्होंने भूमिका अपनाया है, जो त्याग का प्रदर्शन किया है, वो कबीर जी की आज के युग में उस तरह के नेता कभी देखने को नहीं मिलते हैं, न अपने को दिखता है। जो अब जो तक हम लोगों ने समझा है, अब उस आंदोलन में हम लोग सक्रिय थे, कई बार जेल भी गए तो जेपी के मन में वही 5 जून को जो लिखा, हमारे भी मन में आया। उन्होंने एक शब्द कहा था उस समय, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 5 जून 74 को। संपूर्ण क्रांति का नारा बहुतों ने सुना, किसी किसी के ऊपर गहरा असर पड़ा उसका। और जेपी ने कहा कि यह आंदोलन साधारण आंदोलन नहीं है, ये चरित्र निर्माण का एक कारखाना है। इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा, जिस क्षेत्र में जाएगा, अपनी पहचान बनाएगा, लोग कहेंगे ये जेपी आंदोलन या छात्र आंदोलन का प्रोडक्ट है। तो आज उस समय के बहुत से राजनेता जो नेता बने और सत्ता के पक्ष में आए, किसी को हुआ कि हमको राजनीति नहीं करनी है, राजनीति में हम नहीं टिक पाएंगे। तो उन लोगों ने स्वीकार किया कि हम रचनात्मक कार्य में दोनों आह्वान
तो हम जैसे लोग रचनात्मक कार्य में लग गए और हमने भी संकल्प लिया कि हम जब तक रहेंगे ईमान की रोटी खाएंगे। बहुत सारी परिस्थितियों को हमने झेला, बहुत बार तो हुआ कि राजनीति तो हम नहीं रहेंगे। राजनीति तो काफी सक्रिय आदमी था, 4-4 बार जेल गया था, लेकिन हमने छोड़ दिया क्योंकि नहीं, राजनीति हम नहीं टिक पाएंगे। तो हमने रचनात्मक कार्य का सहारा लिया और जेपी की ही संस्था में 36 वर्षों तक इसमें कहा गया था कि आपको साधारण जीवन निर्वाह करने के लिए भत्ता दिया जाए, वो हमने मंजूर किया। और तो मैं ये बात आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर आजकल के स्कूल्स में जैसे हमें फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाया जाता है कि हमें कैसे गांधी जी का रोल पता चलता है, हमें बाकी सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जेपी के रोल को इतना कम क्यों किया गया? अभी भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको अगर आप जेपी एक बार बोलेंगे तो जयप्रकाश को तो नाम नहीं पता होगा। इसके लिए आपका जयप्रकाश नारायण एक ऐसा चरित्र है जिससे यूथ को सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें कभी भी अन्याय सहना नहीं है, हमें कभी भी सत्ता के भूख को सहना नहीं। जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो हमारी सेवा के लिए बैठे हैं और हमारी वजह से बैठे हैं। जेपी के बारे में अभी तक क्यों नहीं इतनी अवेयरनेस है? जेपी के बारे में इतना नाम क्यों इतना नहीं फैला हो जैसे हम लोग गांधी, पटेल, नेहरू को सुनते हैं। जेपी के त्याग की कुछ हमने गाथाएं आपके सामने रखी और कितने बड़े त्यागी पुरुष थे। उस समय 47 में जब देश आजाद हुआ उसके बाद गए कुछ दिनों तो कुछ वर्षों तक लोगों ने समझा और समाजवादी विचारधारा के थे, समाजवाद से जुड़े हुए थे। नेहरू जी ने इनकी जो 62 के जो इनका वार चीन और भारत का वार हुआ था, उसके बाद नेहरू जी को जो लतवा सदमा पहुंचा, जिससे चलते क्योंकि काफी जमीन जो है चीन ने अधिग्रहण कर लिया जी। तो उसके बाद इनके ऊपर जो लकवा मार दिया, और उसके बाद जब सोच पड़े तो उनको एक ही विकल्प आया कि नेक्स्ट जो होगा प्रधानमंत्री वो जेपी को बनाया, जो जयप्रकाश नारायण जी को बनाया गया। तो जयप्रकाश नारायण जी उस समय राजनीति को छोड़ चुके थे, फिर भी नेहरू जी ने पत्र भिजवाए कि तुम्हारी सख्त जरूरत है इस देश को, तुम आओ। कहा कि भैया मैं कैसे आऊं, स्थिति है कि मैं राजनीति से अलग हो गया और विनोबा जी के सामने हमने जीवन दान कर दिया है सर्वोदय में। अगर मैं राजनीति में बैक होता हूं तो मेरा पूरा जीवन जो है ये हो जाएगा। लोग कहेंगे कि सत्ता का ही लोलुपता इसके अंदर थी, इसलिए जो है उससे बैक हुआ है। ये हम कभी नहीं चाहते कि वो कलंक जो है मेरे माथे पर लगे हो, और मैं इसी में खुश हूँ। कुछ दिन के बाद ये सब हुआ, बहुत मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित हुए, उन्हें पुरस्कार भी मिला। लेकिन कुछ दिनों तक बीच में जब ये सर्वोदय में आए, भूदान में आए, तो लगा कि देश जो है इनको भूलते जा रहा है। लेकिन वो समझने के लिए जो लोग थे, ऐसा होता है ना, जो सत्ता ये ऐसा है, पर पार्टी भी है जो सत्ता में है, चाहे वो कितने भी चरित्र के भ्रष्ट आदमी, पता नहीं क्या लोगों को खो जाता है, उसके पीछे काफी घूमते हैं, काफी दौड़ लगाते हैं। जिसने ये समझा कि सत्ता सुख हमको नहीं चाहिए, हमको इस जमीनी हम आदमी है, जमीन पर जो गरीब गुरबा लोग हैं उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। मानवीय संवेदना से पीड़ित, मानवीय संवेदना हमारे अंदर, अगर कोई उससे पीड़ित व्यक्ति नजर आता है उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। ये नहीं कि सत्ता के सुख में अपने आप को भूल जाए कि वो गरीब और जो ईमानदार और चरित्रवान जो है। तो अब जो है सिर्फ लोलुपता अंदर इनके अंदर है, इसीलिए जो सत्ता के भूखे लोग हैं और सत्ता का मद पा करके लोग इतने नए इधर उधर हो जाते हैं। इसी कारण से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनको यही चीज सता रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इन पर अंकुश रखने के लिए और रिकॉल का एक जब काम जनता का नहीं करेंगे तो वापसी का आदेश जारी हो, सब एक कानून बनना चाहिए। जब जनता के लिए, जनता चुन कर आपको भेजती है सेवा के लिए, अगर आप काम नहीं करते तो वो भी कानून बने कि रिकॉल का आदेश भी पारित किया जाए। और इसीलिए इन्होंने कि अंकुश लगाने के लिए इन्होंने लोक समिति का गठन किया। लोक समिति का गठन इसीलिए किया कि अगर कहीं सत्ता के मद में आकर दौरा जाते हैं कोई राजनेता,
तो लोक समिति उन पर अंकुश लगाएगी और उनको विवश करेगी कि नहीं आप तो रिजाइन मारिए। तो इस तरह से क्योंकि वो पहले देख क्या होता है, फिर जनता पार्टी सरकार बनी, करते तो राष्ट्रपति भी बन सकते थे। इसलिए वैसा त्यागी पुरुष आज के धरती पर कहीं देखने को नजर नहीं आ रहा है। और हम तो ये कहेंगे कि बहुत लोग जो है इनके आंदोलन से निकले हुए लोग थे, लेकिन वो खुद लोग जेपी को नहीं समझ से पाए कि जेपी क्या थे। कहने के लिए कहते हैं कि हम जेपी के फॉलोअर हैं, उस आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। क्या आंदोलन ने जो सप्त क्रांति और की बात की थी, संपूर्ण क्रांति की बात की थी, संपूर्ण परिवर्तन व्यक्ति के, हम एक बनेंगे लेकिन नेक बनेंगे, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे नहीं और अपने आप को दूसरे को सुधार। आप जिस तरह से आंदोलन में थे, आपका इन्स एंड आउट पब्लिक ये समझ जाती कि किसी तरह से भ्रष्ट आदमी नहीं है ये आंदोलन के, लेकिन आप खुद शीर्ष पर रहते हुए समझ नहीं पाए कि हमको कैसे रहना चाहिए। एक साधारण जीवन जीने वाला आदमी जिसमें ये समझा कि नहीं हमको जेपी का कहीं हमारे आचरण से गांधी और विनोबा जयप्रकाश जी की आत्मा कलंकित न हो, ये हमेशा आदमी सोचते रहा। देख भी उठता है तो इतना ध्यान में हम रखते हैं तो ऐसा नहीं कि मेरे आचरण से जो है कभी ऐसा हो कि जेपी पर हम अटूट विश्वास करके संकल्पित भाव से जिए हैं, उनकी आत्मा पर धक्का न लगे, ये सोच हमेशा रहती है। लोग भी कहता है जयप्रकाश सिंह है तो उत्तर का आचरण गुण, लेकिन वैसे लोग जो सत्ता का सुख पाने वाले लोग हैं उसी को वो भी तो उसी आंदोलन से आए, क्यों नहीं संभाल पाए कि अब उनको ये गलत आकर करके आज तो भ्रष्टाचार में अपंठ डूबा हुआ बिहार है। एक आदमी चाहे अफसर हो या नेता हो कहीं नजर नहीं आता है जिस पर अखंड जो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। कि ठीक है किसी कारणवश आपको लोग कह नहीं पाता आपके डर से, लेकिन अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। हम लोग जो पढ़े हैं अपन कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। आज ठीक उल्टे हो गया, जिस पर हम लोग जोड़ देते कि वो चला गया तो कुछ हो नहीं गया। आज सारे लोग जो चल जाएगा वो सब कुछ चला जाएगा, जो चरित्र है। तो आज स्थिति ये है कि चरित्र के फेर में कोई नहीं है, सिर्फ है कि कैसे पैसा का संग्रह ज्यादा से ज्यादा हो जाए। और गांधी जी कहते थे संग्रह की जहां प्रवृत्ति जगेगी तहां आप जो है, उनका एक आदर्श जो व्रत था गांधी जी का कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह शरीर श्रम अस्वाद सर्वक भय वर्जनम सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना विनम्र कनिष्ठा से ये एक आदत से गई। इस 11 व्रत का पालन करने का, उसी में असंग्रह, अगर संग्रह की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर आ जाए तो संतोष कभी नहीं होगा। असंतोषम परम सुख, जिसको संतोष आ गया जीवन में कि कलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साबुन भूखा जाए, ये प्रवृत्ति जिस समय जाएगी उस समय आपको संग्रह की प्रवृत्ति नहीं जाएगी। कुछ जो श्रम से जो आय हो जाए वो सर्वोत्तम है। अभी आपने गांधी जी की जो बात कही, इस तरह से ब्रेक किया जा रहा है, उनके कैरेक्टर को ब्रेक किया जा रहा है आज के टाइम में। जो नए नए लोग लड़कन का जी भी नहीं कुछ पता है, बट लाली दरे में एकदम बिल्कुल आगे है कि भाई गांधी जी ने ये करवा दिया, वो करवा दिया, ये करवा दिया, बहुत कुछ बोलने का आगे, पाकिस्तान बन गया, ये कर दिया, वो कर दिया। उस सिचुएशन को कोई समझने को तैयार नहीं है। नेहरू जी पे भी सब उठाकर यही गाली देते कि उनके वजह से पाकिस्तान बना, उनके वजह से कश्मीर एक इशू आया, बट उनके उस सिचुएशन पे खुद को रखना कोई नहीं चाहता है। आज की भी जो सरकार है, सनसनिया एक ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहली बात ये, सच्चाई करना हमारा भी अधिकार है, लेकिन इस तरह से हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं इस नेशन के, उनको इस तरह से चरित्रविहीन करना, वो भी इतने वर्षों के बाद। हम प्रेजेंट की बात ना करके अगर पास्ट के बाद की गलतियों को खखोर रहे हैं, फ्यूचर कितना बढ़िया होगा, हम विकसित भारत 2047 का मुद्दा लेके चल रहे हैं, उसकी बात करने आते तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ कमियां दिखती है तो फिर सारी गलती नेहरू और गांधी इन लोगों पे डालना, ये कहाँ तक का सही है। और इसके इससे हम इंसान हैं,
और भगवान ने इंसान को बनाया है, तो कमियां हर इंसान कुछ होती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं, लेकिन इंसान होने के नाते कुछ तो कमी रही है। तो इसका मतलब कि उसके जो 80 से 85 पॉइंट जो है उसके अच्छे रहे हैं, और कहीं भूल से कुछ, जैसे हम भी एक इंसान है, क्या इतना हम कह जाए कुछ हमसे भी तो कहीं भूल हुई होगी। ऐसी बात नहीं है कि हम एकदम जो है तो भूल बहुत मैंने यही है, कहीं ना कहीं तो भूल हुई होगी। तो वो 1-2% अगर जाने अनजाने में कहीं भूल हो गई तो उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। अब अभी है कि उसी पॉइंट को उठा करके, चाहे गांधी के बारे में हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू के बारे में हो, अधिकांश लोग उसी को उठाकर उछाल रहे हैं। और उनमें जो खूबी रही है आज़ादी की लड़ाई में, जो उन्होंने काम किया है, जो अच्छे आचरण को उन्होंने प्रदर्शित किया है, तो उसके बारे में लोग सोचते नहीं है। तो अभी क्या कहा जाएगा इसको, तो बहुत परिवर्तन हो रहा है। इतना ही कहे कि चरित्र तो, जब आदमी चरित्र को बाद में लोग ही करते हैं, पहले धन को ज़्यादा ही दे रहे हैं, जिसके चलते ये सारे जो है अभी जो नज़र आ रहा है कि फलाने को उपेक्षित कर दिया गया, वो आदमी जो है किस तरह का था। आज क्या है, हम वो भी देखते हैं कि अभी पत्रकारिता के भी क्षेत्र में जैसे हम हैं, तो हम उस तरह के आदमी हैं, उस तरह के पात्र हैं कि हमको सिर्फ शुद्ध पत्रकारिता क्या है बस उसी पर जोड़ देते हैं। बाकी क्या हो रहा है हमको हालांकि सब पर जोड़ देना चाहिए। तो अब उस स्थिति में हम है नहीं, तो दूसरे का चीज़ है, लेकिन जितना बोलना चाहिए आदमी बोल नहीं पाता, यही हमारी कमी है। पत्रकारिता का मतलब वही है जो कई चीज़ को उजागर करना, जो आज कहीं भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप यूथ को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या पढ़ने के लिए, गांधी की सत्याग्रह या जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति, या फिर दोनों? हम तो कहें कि गांधी को बढ़िया तो उनकी आत्मकथा को पढ़िए, तो आपको एक एक परचेस, आपको एक एक चीज जो ऐसा नजर आएगा। वैष्णव जंतु तेने कहिए पीर पराई जाने रे, तो ये सब पढ़िएगा तो गांधी के वो जो है, और जेपी का जो अहिंसक क्रांति, वही तो अहिंसा के आंदोलन था गांधी का भी, और जेपी का भी अहिंसक आंदोलन था कि हमला चाहे जैसा होगा आंख हमारा भीम खेला। हाँ, तो इस तरह के लोगों को इस तरह के को प्रश्रय देना चाहिए। अभी होता है कि एक बार कहीं कोई क्रांति हुई तो तुरंत हल्ला गुल्ला बोल दिया है, और फिर उसके बाद जो है दम तोड़ के मर जाता है। ऐसा कुछ आचरण अपनाते हुए उस कंटिन्यूटी बनी रहे, लगातार जो है चाहिए। हम ये जो मुद्दा लेके बैठे हुए हैं, ये जो मैंने प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट किया है, इसका 100% मुद्दा वही है, बदलाव लाने का मुद्दा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ हम चलते हैं, और एक इसी आस में चलेंगे कि आगे हम भी इसी तरह कंसिस्टेंट रहेंगे, और ऐसे ही अननोन फेसेस जो आपको नए इनोवेटिव चीज़ें और उनसे जुड़े हुए आइडियाज आप भी सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, और इस समाज को, इस देश को और आगे ले जाएंगे। इसी के साथ आज का अजय श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने ये जो चैनल शुरू किया है, जो कार्यक्रम शुरू किया है, इसके प्रति मेरे ही तहे तहे आपको शुक्रिया और हृदय से शुभकामना आपको देते हैं कि जो सोच को लेकर आगे चल रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, सबका आशीर्वाद मिले। ये बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामना आपको कि और आगे बढ़िए। और अभी ये प्रारंभ है और निश्चित रूप से आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामना।